तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर, और हमारा टारगेट रहेगा करंट अफेयर में कि हम जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको शुरू में बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उनके आंसर्स जल्दी जल्दी देना, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। कोशिश करना कि जो भी कंसेप्ट हम साथ के साथ में डिस्कस करेंगे उसको आप नोट्स बनाते रहो, प्लस ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो दोनों तरफ से आप कवर कर सकते हो, आप क्लास नोट्स भी बना सकते हो और देन उसके बाद रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम क्लास में ही डिस्कस करते हैं, तो उसके आप क्लास नोट्स भी साथ के साथ में बनाते चलना। तो जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज इलीगल सैंड माइनिंग। अब ये ना सबसे बड़ा चैलेंज है। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इलीगल जो सैंड माइनिंग है ना, इसको हम हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिमाचल की में जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है इलीगल सैंड माइनिंग का। ये एक मेजर कंसर्न है हिमाचल के लिए, जो कि एक तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे इकोलॉजी पर करता है, हमारी इकोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं पर भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द कि क्या क्या चैलेंजेस जो है वो हिमाचल प्रदेश फेस कर रहा है, तो उसमें आप सैंड माइनिंग के बारे में बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो इलीगल सैंड माइनिंग का जो चैलेंज है वो फेस कर रहा है। इसका इम्पैक्ट भी हिमाचल प्रदेश पे ऊपर अगर हम बात करें देखा जाता है लैंडस्लाइड्स की फॉर्म में। कहीं ना कहीं अगर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं तो उसमें भी जो है वो आपका जो सैंड माइनिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली इलीगल सैंड माइनिंग। अब ये तो हो गया हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यही सैंड माइनिंग्स अगर हम बात करें मेघालय में या फिर अदर रीजन, अदर प्लेन रीजन में, तो वहां पर भी इशू रहता है। प्लस मेघालय में इसको लिंक किया जाता है रैट होल माइनिंग के साथ। रैट होल माइनिंग का कंसेप्ट जो है वो मेघालय में अप्लाई होता है, और मेघालय में भी इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं और मेघालय की सरकार भी जो है वो शुरू कर रही है। तो ये काफ़ी टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो हमने इसको लिंक कर दिया हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं इलीगल सैंड माइनिंग का। तो दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहते हैं। पहला इफेक्ट तो रहता है इकोलॉजी पर, जिसमें हम देखते हैं कि रिवर बेड जो है वो सूखते जा रहे हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यही रहता है कि रिवर बेड की वजह से जो है वो आपका जो मेरीन जो आपका इकोसिस्टम है या मेरीन जो लाइफ है, वाटर लाइफ अगर हम बात करें उसकी, तो वो भी इफेक्ट हो रही है। रिवर बेड्स पर इसका असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं फ्लड लाइक कंडीशंस भी बन जाती है। और सेकंड यहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो बनता है लैंडस्लाइड्स के साथ, स्पेशली इन द हिमालयन रीजन्स। हम शिवालिक में या फिर मिडल हिमालयज में अगर बात करें तो वहाँ पर इलीगल सैंड माइनिंग के केसेस काफ़ी देखे जाते हैं। और हम छोटा सा एग्जाम्पल अपने आसपास भी देख सकते हैं सैंड माइनिंग के रिगार्डिंग। वो पीला पत्थर होता है, पीला जो रेत होता है ना, वो जो है वो पत्थर को पीस कर बनाया जाता है। तो उसकी वजह से जो है वो एक तो मशीनें चलती है, तो मशीनों की वजह से वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से भी जो है वो लैंडस्लाइड्स जो है वो अगेन जो है वो इंक्रीज होते हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पर एनजीटी ने यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये कहा कि आप ना एक पैन इंडिया लेवल पर जो है वो एक गाइडलाइंस बनाओ, ताकि हम जो है वो इलीगल सैंड माइनिंग को एड्रेस कर सके, जो इलीगल सैंड माइनिंग के केसेस है उनको सॉल्व कर सके। ऐसा जो है वो एनजीटी ने कहा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि एनजीटी कब बनाया गया है, एनजीटी कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 सर। ओके। और 2010 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था एनजीटी एक्ट 2010, जिसके थ्रू जो है वो ये बन रखा है। इसका मेन जो काम है एनजीटी का, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस है उसको सॉल्व करना। प्लस कोई केस अगर आज एनजीटी के पास गया तो विद इन 6 मंथ जो है वो एनजीटी को जो है वो उसके ऊपर डिसीजन सुनाना है। सेकंड पॉइंट जो यहां से लिंक करना है वो ये कि एनजीटी का जो डिसीजन है वो फाइनल रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, बट लेकिन डिसीजन ऑलमोस्ट फाइनल रहेगा। थर्ड पॉइंट हमें जो याद रखना है वो ये कि एनजीटी एक तो आपका जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसको कवर नहीं करता, यानी कि 1972 का जो एक्ट है वो आपका एनजीटी के अंदर नहीं आता, मतलब एनजीटी इससे बाहर रहता है। एक तो आपने ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड उसके बाद जो यहाँ पर है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कौन से ईयर में बनाया गया, प्लस ये कौन से एक्ट के अंडर आता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड याद रखना, एक वाटर एक्ट हो रखा है, वाटर एक्ट जो है वो 1974 का, इसके अंडर बन रखा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसका मेन काम जो है वो पोल्यूशन के रिगार्डिंग मेजर्स लेना है। तो याद रखना वाटर प्रिवेंशन एक्ट है ये 1974 का, जिसके अंडर ये बना है। प्लस ये अपनी पावर जो है वो एयर एक्ट 1981 से भी ड्राइव करता है। इस एक्ट को एक बार चेक कर लेना, एयर एक्ट 1981 ही है, या इसमें चेंज हो सकती है थोड़ा सा, शायद मे भी, शायद मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, बट लेकिन आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना। दो एक्ट है ये जिनसे लिंक करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ऑलमोस्ट क्लियर हुआ रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है और हिमाचल फैक्टर से किस तरह से लिंक हो रहा है।
यस हाँ सर। जी। अब उसके बाद बात करते हैं कि सैंड माइनिंग होती क्या है एक्चुअल में। सैंड माइनिंग का मतलब सिंपली क्या है, जो रेत है उसको निकालना, मेनली रिवर से। रिवर साइड पे जो है वो काफी सारे, जैसे कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले तो घग्गर, इवन लाइक घग्गर वाला जो सैंड होता है वो काफी फेमस है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब हरियाणा में। तो उसको वहां से एग्जैक्ट करना, वहां से निकालना, ठीक है, नेचुरल सोर्स से वहां से निकालना जो है वो मेनली कहा जाता है सैंड माइनिंग। तो इंपॉर्टेंट रीजन्स कौन कौन से हैं या सोर्सेज जहां पर सैंड माइनिंग होती है, तो कोस्टल रीजन, ठीक है। कोस्टल रीजन अगर हम बात करें तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कोस्टल रीजन साउथ इंडिया वाला। और ऑलमोस्ट कितनी स्टेट्स है जिनके पास अपने कोस्ट है, जल्दी जल्दी, कितनी स्टेट्स है जिनके पास अपने कोस्ट है, नाम बताओ। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात। तो ये स्टेट्स है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ से जो जल्दी आपको बताना है, ट्रॉपिकल कैंसर कितनी स्टेट से क्रॉस करती है? 8। ऐसी कौन सी स्टेट्स है जिनके पास कोस्ट भी है और वो जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी वहां से क्रॉस होती है? 2। कौन कौन सी? सर एक तो गुजरात हो गई और एक एक गुजरात और दूसरी? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है, वो ये कि ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जो लैंड लॉक्ड है लेकिन वहां से जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस करती है? तो इसका आंसर सोच के रखो, लास्ट में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद दो सोर्सेज हमने बात कर लिया कि कोस्टल रीजन, सेकंड जो यहाँ पर होता है वो होता है रिवर बेड्स, जो कि हम देखते हैं लाइक फॉर एग्जांपल गंगा रिवर, और माउंटेनियर वाला रीजन, माउंटेनियस रीजन यानी कि शिवालिक हो गया, धौलाधार हो गया, इन सभी के, हाँ जी, शिवालिक और धौलाधार, यहाँ पर भी ये माउंटेनियस रीजन है, ये भी एक सोर्स है जिससे जो है वो आपका जो है वो सैंड माइनिंग होती है। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, देखो सैंड माइनिंग डेवलपमेंट के लिए रेत भी जरूरी है, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रेत जो है वो होना काफी जरूरी है, लेकिन कंसर्न है कि इलीगल ना हो। सरकार से लाइसेंस लो, प्रॉपर परमिशन लो, देन उसके बाद जो है वो आपका जो है वो सैंड माइनिंग प्रॉपर हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन चैलेंज यहां पर ये रहता है कि इलीगल एक्टिविटीज काफी देखी जाती है और इलीगल एक्टिविटीज का ज्यादा प्रभाव रहता है हमारी इकोलॉजी एनवायरमेंट के ऊपर। अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि सैंड यानी कि वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल अगर कोई रिसोर्स है आफ्टर वाटर तो दैट इज सैंड। पानी सबसे पहले आता है नेचुरल सोर्स में जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं रेत, सैंड जो है वो आपका दूसरे नंबर पर आता है। तो ये डाटा काफी हेल्प करेगा आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सैंड माइनिंग को, तो सबसे पहला फैक्टर आता है कि कोई इनएडिक्वेट, मतलब यहाँ पर एक तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इनएडिक्वेट है, मतलब प्रॉपर नहीं है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, और अगर एग्जैक्ट क्लियर है तो वहां पर एनफोर्समेंट जो मैकेनिज्म है वो बहुत कमजोर है। तो दोनों पॉइंट्स को हम लिंक करके भी लिख सकते हैं एक साथ और अलग अलग से भी लिख सकते हैं। सेकंड उसके बाद है कि देखो जो थर्ड पॉइंट आता है, अभी क्या है कि इलीगल माइनिंग क्यों हो रही है, क्योंकि डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए जो है वो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और सेकंड आप यहाँ पर बता सकते हैं करप्शन और माफिया इन्फ्लुएंस। अब इलीगल सैंड माइनिंग शरीफ लोग तो नहीं करेंगे, इलीगल काम तो शरीफ लोग करते ही नहीं है, वो माफिया होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, यही इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो एक ये फैक्टर रहता है। और सेकंड रहता है करप्शन का। करप्शन का किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल लाइक कि किसी एक पर्सन ने क्या किया, कोई पर्सन ए है और इस पर्सन ए ने बी को कहा कि यार मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा और तू ऐसा कर कि मुझे 2 जो है वो ट्रक जो है वो रेत के भर के लेकर आ जा। फिर इस बी पर्सन ने कहा कि यार भाई बात ऐसी है कि 5,000 में तो एक भी नहीं आएगा, तो आप तो 2 लाने की बात बोल रहे हो। तब ए बोलता है कि भाई ऐसा कर, इलीगल वे से लेकर आ जा, मैं तुझे जो हूँ वो क्या करूंगा, 5,000 तो अपनी जेब में डाल लियो, तेरे तो दोनों के पैसे भी नहीं लगेंगे, मुझे जो है वो सैंड मिल जाएगा लेकिन तेरे को जो है वो 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन था, तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं एज अ करप्शन। और आपके पास अगर कोई केसेस रहते हैं इसके रिगार्डिंग तो आप उनको लिख सकते हैं, केसेस आपको सर्च करने पड़ेंगे। ये हमारा मेंस का काम होता है, जब भी हम मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें इस तरह के केसेस ढूंढने पड़ते हैं। फिर उसके बाद कोई भी जो हमारे पास सस्टेनेबल अल्टरनेटिव नहीं है, अभी वो है कि इस ए पर्सन को जरूरत ही है और इसके पास 5,000 रुपए ही है और इसको चाहिए भी दो 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 ट्रक चाहिए, तो फाइनली क्या है कि कोई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव भी नहीं है हमारे पास।
और थर्ड जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर बता सकते हैं रिगार्डिंग द कि कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम बता सकते हैं कि जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, यानी कि एक एग्रीमेंट एक तरह से साइन किया गया था, इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रखी है। अब आप एक तरफ लिख सकते हो कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, या फिर आप इनइफेक्टिव भी लिख सकते हो इसको कि इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं, अभी कई फैक्टर्स तो हमने देख लिए। तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सॉइल इरोजन का, और सॉइल इरोजन का यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल रहता है हिमाचल में। अगर हम बात करते हैं हिमालयन स्टेट्स या हिमालयन जो आपके माउंटेन्स हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे शिवालिक एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया कि शिवालिक में हमने क्या किया, एक जगह पर हमें पता चला कि यहाँ ना बहुत अच्छा जो है वो रेत मिल रहा है, देन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको निकालना शुरू कर दिया, माइनिंग शुरू कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर सॉइल इरोजन भी जो है वो, क्योंकि सॉइल जो है वो कमजोर हो गई, फिर जो बारिश हुई तो फिर वो काफ़ी जो है वो इरोजन देखा जाता है। और साथ में हैबिटेट डिसरप्शंस भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम बात करें शिवालिक रीजन में ही लेते हैं, एक ऐसा रीजन शिवालिक में जो कि डेंसली जो है वो आपका जो है वो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे, लेकिन हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो सैंड रेत जो है वो बहुत अच्छा है, फिर वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी शुरू होगी। अब जो इलीगल एक्टिविटी शुरू होगी तो वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे थे, वो वाइल्ड लाइफ जो है वो फिर डिस्प्लेस, उनको जो है वो एक तरह से जो अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ नहीं रह सकते। तो ये इफेक्ट रहता है। फिर यहाँ से क्या होता है, एक इफेक्ट और रहता है कि ये ट्रिगर करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स को। उसमें सबसे पहला आता है फ्लड, और फ्लड हम बता सकते हैं रिवराइन रीजन्स में, लाइक प्लेन्स में अगर हम देखते हैं तो जो रेत से जो है वो लाइक पूरे पूरे जो रिवर बेड्स है उनको खाली कर दिया जा रहा है। फाइनली क्या होगा, रिवर बेड का फिर स्पेस नहीं बचेगा तो पानी फिर शहरों की तरफ ही जाता है, तो ये कारण रहता है फ्लड्स। सेकेंड पॉइंट हम बता सकते हैं अर्थक्यूक। अर्थक्यूक का एग्जांपल आप हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। इवन लाइक काफ़ी भी ऐसा देखा भी जाता है कि जो मशीन्स चलती हैं जिनसे जो है वो रेत बनाया जाता है, वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है अर्थक्यूक्स में भी। सेडिमेंटेशन जो है वो इंक्रीज होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। इवन आप देखो कि जहाँ पर सैंड माइनिंग होती है ना, वहाँ पे पहाड़ जो है वो पूरे पूरे वहाँ पे पेड़ ही नहीं मिलते हैं। तो आप ये छोटा एग्जाम्पल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर आप इससे बता सकते हो कि जो ट्री कवर है वो भी कम होता जा रहा है, ट्री कवर पर भी जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर जो है वो रेत रिगार्डिंग हम देख रहे हैं तो वहाँ पे पानी भी नहीं मिलता, और काफ़ी वही है कि अगर बारिश नहीं हो रही है, पेड़ कट गए, बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर पर भी इफेक्ट पड़ता है। प्लस कहीं कहीं आपने सुना होगा ऐसा नॉर्मली कहते हैं गाँव में सभी कि यार यहाँ पर ना पहले ना पानी का चश्मा हुआ करता था, एक बॉडी होती थी अच्छी सी, ठीक है, जहाँ पर ठंडा पानी मिलता था। लेकिन ना यहाँ पे यार इन्होंने मिट्टी फेंकी ना और ये बंद हो गया, फिर वो पानी कहीं और निकल गया। इस तरह से कुछ सुने आपने बेसिक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर? यस सर। तो ये जो इश्यूज हैं ये कंसर्न रहते हैं और आप इनको प्रैक्टिकली जो है वो ऐड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट जो है वो कंसर्न रहता है विद रिस्पेक्ट टू द सैंड माइनिंग। अभी क्या है कि इतना बड़ा इशू है, हमने देखा कि पानी के बाद जो है वो सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 लेकर आए। यानी कि एक तरह से रेगुलेशंस, लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा तभी करोगे, अदरवाइज नहीं। एटलीस्ट गवर्नमेंट के माइंड में रहेगा कि इतने लोग जो है वो सैंड माइन में इन्वॉल्व है, इतने लोग प्रॉपरली जो है वो साइंटिफिक वे में माइनिंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के माइंड में ये रहता है कि हमें जो है वो एक सस्टेनेबल अप्रोच लेकर भी चलना है। सेकंड, उसके बाद 2006 में आ रखी है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इसमें क्या था, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में एक तरह से सैंड माइनिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइंस है कि क्या क्या जो है वो आपको कंडीशंस अप्लाई करनी चाहिए जब जो है वो आपको लाइसेंस मिलेगा। तो मैंडेटरी अप्रूवल फॉर सैंड माइनिंग, यानी कि अगर किसी को सैंड माइनिंग करनी है रिगार्डिंग दिस, तो उसमें जो है वो उसको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में जितनी भी जो गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। सस्टेनेबल सैंड माइन गाइडलाइंस, सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016, ये भी सरकार लेकर आई थी, जिसमें जो है वो सैंड माइनिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड करी थी। और इसमें यह कहा गया था कि कौन से रीजन से कितना जो है वो सैंड कलेक्ट किया जा सकता है जिससे एनवायरमेंट पर इफेक्ट ना पड़े। इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020, ये भी आया। प्लस साथ में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो एनफोर्समेंट मॉनिटरिंग गाइडलाइन थी, ये एक तरह से यूनिफॉर्म जो है वो प्रोटोकॉल था फॉर मॉनिटरिंग एंड माइनिंग अक्रॉस द इंडिया।
जितने भी पैन इंडिया लेवल पर माइनिंग होगी उन सभी के रिगार्डिंग मॉनिटरिंग सिस्टम में ये गाइडलाइंस जो है वो 2020 में जो है वो सरकार लेकर आई। इसके बाद जो है आप कुछ और इनिशिएटिव यहाँ पर बता सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड कि प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर चलान कटने चाहिए, ठीक है। अगर कोई इलीगल सैंड माइनिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सजा होनी चाहिए, ठीक है, और फाइन लगने चाहिए। ये एक प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है ताकि सबको सबक मिले। प्लस साथ में अवेयरनेस भी स्प्रेड करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि करप्शन जो है वो खुद को प्रॉफिट दे सकता है लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को जब इफेक्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली हमें भी इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं फाइनली एज अ वे फॉरवर्ड जो हमारी तरफ से रहेंगे। और कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि सैंड यानी कि सैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी सॉइल का, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जिसमें हमने टारगेट किया है कि हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, तो उसके लिए हमें सैंड जो है वो एक तरह से हेल्प कर सकता है टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हम सस्टेनेबल वे में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उससे जो है वो हम प्रोस्पेरिटी सोसाइटी में और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को एक साथ प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिंक करके जो है वो बता सकते हैं एट द एंड। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। देखिए जो भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था वो 2-3 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो गैस थी उसका जो रिलीज हुई थी गैस उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO। कई बार ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आ जाता है, अगर किस्मत थोड़ी सी बुरी हो तो ये फॉर्मूला याद रखना। और 3 दिसंबर 1984 में जो है वो इंसिडेंट हुआ था। अभी उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये ना फर्स्ट केमिकल डिजास्टर माना जाता है या फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। एक मेजर डिजास्टर अराउंड जो कितनी डेथ हुई थी, अराउंड 4000 के अराउंड जो है वो यहाँ पर डेथ हुई थी। और ये जो एग्जैक्ट डाटा है वो 1991 में जो है वो काउंट किया गया था। तो ऑलमोस्ट अभी भी स्टिल काफ़ी इफेक्ट वहाँ पर देखा जाता है। तो आप इसको एज एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में कि इस तरह के डिजास्टर्स जैसे पहले हो रखे हैं, हमें अगर फ्यूचर में इंडस्ट्री लग रही है तो हमें ध्यान देना चाहिए। इवन लाइक हिमाचल में भी अगर हम बात करें तो परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगी थी ना कुछ टाइम पहले, अभी शायद BBN रीजन में। आप में से किसी को याद है? वो रील्स काफी वायरल हुई थी, लोगों ने छत पे से जंप मारी थी। किसी ने सुना था? सोलन डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ है इसलिए शायद मैं भी पता हो आप सभी को। काफी सारे ऐसे इंसिडेंट रहते हैं तो ये आप अपने माइंड में रख सकते हैं। सेकंड देखो हमने सैंड माइनिंग को पढ़ा, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ना इसी से मिलता जुलता पढ़ेंगे, दैट इज कोस्टल इरोजन। ये एक मेजर कंसर्न है, ठीक है। और यहां पर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ये एक नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च है, एक इंस्टीट्यूट है। इसके अकॉर्डिंग 50% ऑफ द कोस्टल रीजन फेसिंग चैलेंज ऑफ इरोजन। जो आपका कोस्टल इरोजन कोस्टल जो रीजन है यानी कि जो आपका तटीय क्षेत्र है उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर इरोजन के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट 50%। अगर हमारी कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर है तो इसका आधा कितना हुआ? 75 का आधा कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली? 35 35 70 अप्रोक्सीमेटली 32.5 37.5। थर्टी सेवन एंड हाफ ही हुआ ना? स्क्रीन शो हो रही है ना सभी को? Yes, sir. हाँ सर 37.5। तो इसमें जो कोस्टल इरोजन है तो ये आप इसको कोट भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द, आप सिंपल लिख लेना ये और ये डाटा ऐड कर देना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आप इसको बता सकते हैं यहाँ पे। और मैक्स इरोजन अगर हम बात करें कहाँ पर हो रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो कोस्टल इरोजन देखा जाता है। अभी रीजन कारण क्या क्या है कोस्टल इरोजन के, तो नेचुरल में अगर हम बात करें नेचुरल रीजंस में तो यहाँ पर मैंग्रोव डिप्लेशन यानी कि जो मैंग्रोव कवर है वो कम होता जा रहा है। और मैंग्रोव कवर कम होने का मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो कोस्ट रीजन है वो इफेक्ट हो रहा है। मतलब मैंग्रोव जो है वो एक तरह से पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं सॉइल को। लेकिन कोस्टल रीजन में अगर मैंग्रोव्स नहीं होंगे तो फाइनली क्या होता है कि जो सी वेव्स होती है, जो ओशनिक जो वेव्स है, पानी की जो वेव्स है, वो कोस्ट जो आपका कोस्टल रीजन है उसको काटना शुरू कर देगी। तो वहां पर जो मिट्टी होगी उसको बहाकर अपने साथ ले जाएंगे, तो ये कारण रहता है। सेकंड उसके बाद रहता है साइक्लोनिक एक्टिविटीज। जो आपके साइक्लोन्स है जैसे कि रिसेंटली साइक्लोन्स अगर हम बात करें, जो अभी दाना हो गया साइक्लोन, या फिर आपका
असना हो गया, तो ये कोस्टल बेंगल। रीजन पर जो इफेक्ट पड़ता है, तो उसका चैलेंज जो एक सबसे बड़ा रहता है। फिर राइज इन सी लेवल जो बढ़ रहा है उसकी वजह से भी जो है वो कोस्टल इरोजन हो रहा है। वेव एक्शन यानी कि जो ओशनिक वेव्स होती है, एक बार ओशन वेव आती है फिर उसका वो वापस चले जाती है, तो अपने साथ वो क्या करती है, सैंड को लेकर जाती है, तो वो भी एक फैक्टर रहता है। टाइड्स आप यहाँ पर बता सकते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। क्या होते हैं पारुल मैम, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड? तो सर जब सन मून एंड अर्थ अलाइन होते हैं और वो कॉज करते हैं ग्रेविटेशनल पुल, तो ओके, उनको स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। ठीक है। और स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड? नीप टाइड्स होते हैं जब से ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो सन और मून का ज्यादा होता है। ठीक है। और मोस्टली अगर हम टाइड की बात करें तो वाटर मूवमेंट के रिगार्डिंग होता है, ग्रेविटी की वजह से वाटर की मूवमेंट जो है वो या तो अर्थ की तरफ हो रही है या अर्थ लैंड की तरफ हो रही है, लैंड से अवे हो रही है। मतलब पानी या तो धरती की तरफ आ रहा है या पानी धरती से दूर जा रहा है, और ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। देन उसके बाद एक नेचुरल फैक्टर और आता है, दैट इज ओशियन करंट। करंट दो तरह के होते हैं, करंट यानी कि जो अपर सरफेस जो है वो वाटर का वो मूव करता है, और दो तरह के करंट होते हैं, करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट होता है और एक वार्म करंट होता है। तो वार्म करंट क्या होता है और कोल्ड करंट क्या होता है? एक एक एग्जांपल भी बताओ इसके मुझे। सब वार्म करंट्स होते हैं जो इक्वेटर के पास में ओरिजिनेट करते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है। और कोल्ड? वार्म वार्म करंट का एक एग्जांपल कुरोशियो करंट है। और सर कोल्ड करंट होते हैं जो पोलर रीजन्स में ओरिजिनेट करते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स। ठीक एग्जांपल है। सर लैब्राडोर करंट। ओके, गुड। तो ये ध्यान रखना है, कोल्ड और वार्म करंट दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोल्ड करंट यानी कि जो पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, और वार्म करंट जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, और जहां पर ये दोनों मिलते हैं वो रीजन जो है वो फिशिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है, वहां पर फिशरीज एक्टिविटीज काफी देखी जाती है। तो ये हो गए नेचुरल कॉजेज। देन उसके बाद अगर हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो ह्यूमंस की वजह से होते हैं, तो इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं कि अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो कोस्टल रीजन में हो रही है, जैसे कि पोर्ट्स की अगर हम बात करें, प्रॉपर तरीके से नहीं जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, या इलीगल एक्टिविटीज हम बता सकते हैं कोस्टल रीजन में। और इलीगल एक्टिविटीज का एक एग्जांपल मुझे बताओ जो कि कोस्टल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर हमने किसका अभी पढ़ा, सर किसका एग्जांपल? कोस्टल रीजन में इलीगल एक्टिविटीज का, कि कोस्टल इरोजन हो रहा है इलीगल एक्टिविटीज की वजह से। कोई एक इलीगल एक्टिविटी जो कोस्टल रीजन में होती है और उसकी वजह से मैक्सिमम जो है वो कोस्टल इरोजन देखा जाता है। सर सैंड मैनिंग। सैंड माइनिंग एक सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न रहता है। सेकंड आप बता सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, भी आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। रिवर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन का मतलब ये हो गया कोस्टल इरोजन के रिगार्डिंग, कि जैसे हम देखते हैं रिवर जो है वो सूखती जा रही है, तो फाइनली क्या है, उसका इफेक्ट भी पड़ता है। बीच पोल्यूशन भी एक रीजन है। हम ये भी काफी देखा जाता है कि जो आपका बीच मतलब टूरिज्म के लिए तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से भी जो है वो कोस्टल इरोजन होता है ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। देन उसके बाद गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसमें सबसे पहला आता है यहाँ पर कोस्टल रेगुलेशन। जो कोस्टल रेगुलेशन नोटिफिकेशन आ रखी है, यानी कोस्टल रीजन रेगुलेशन, जो आपका कोस्टल जो जोन है उसके उसको एक तरह से रेगुलेट करने के लिए सरकार ने यहाँ पर जो 2019 में नोटिफिकेशन लेकर आई थी। सेकंड उसके बाद के शोर प्रोजेक्ट, ये याद रखना, के शोर प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक का है, ये भी कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है इसको। सेकंड उसके बाद आता है कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स, सरकार ने टारगेट किया है कि पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा अंडर साइंटिफिक डेवलपमेंट। और अदर इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए जो है वो आपका इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना, एफोरेस्टेशन कैंपेन्स को प्रमोट करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पर जो है वो इंक्रीज करना, प्लस इलीगल एक्टिविटीज को एड्रेस करने के लिए कोस्टल गार्ड्स बनाना।
जैसा हम कह सकते हैं एक तरह से इंडियन कोस्टल गार्ड है, तो उनका काम एक तरह से ये भी रहता है कि जो कोस्टल रीजन में इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उनको एड्रेस किया जा सके। वे फॉरवर्ड क्या रह सकते हैं हमारी तरफ से यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि जो हमारी शोर लाइन है उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स हमें स्प्रेड करने चाहिए। और देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और लिखेंगे, अडॉप्शन ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन एफर्ट्स। हमारे जो एफर्ट्स होने चाहिए कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इन सेतु होने चाहिए, और इसका हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि मैंग्रोव्स जो कोस्टल रीजन में होता है हमें रिस्टोर करना चाहिए उसको, वहां पर बहुत ज्यादा मैंग्रोव्स को लगाने चाहिए। देन उसके बाद कम्युनिटी ड्राइवन कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स हमें प्रमोट करने चाहिए, जिसमें कम्युनिटी का एंगेजमेंट हमें रखना चाहिए ताकि हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्रीज करें, क्योंकि कोस्टल रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए लाइवलीहुड का एक सोर्स जो है वो कोस्ट रीजन रहता है, चाहे वो इलीगल हो चाहे वो इलीगल हो। कोई भी इलीगल काम दो ही कंडीशन में होता है, या तो वो अपना डोमिनेशन बनाना चाहता है या उसकी मजबूरी है। अगर उसकी मजबूरी है तो उसको जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि वो इलीगल एक्टिविटी से दूर रहे, और इलीगल एक्टिविटीज को एड्रेस करना यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न भी रहता है, और हमारी तरफ से वे फॉरवर्ड ही रह सकता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहे हमारे लिए। तो इस तरह से हम इसको इंक्लूड कर मतलब फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है जीडीपी ईयर, यानी कि जो आपका जीडीपी के रिगार्डिंग बेस ईयर की बात की जा रही है। और अभी रिसेंटली जो कमेटी थी उसने ये सुजेस्ट किया है कि जो पहले 2004-2005 बेस ईयर था उसको किया गया था 2011-12, लेकिन अभी न्यू यहाँ पर सुजेस्ट किया जा रहा है कि 2011-12 से 2022-23 जो है वो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो डिस्कस कर रही है, गवर्नमेंट इसको स्टडी कर रही है अपडेट करने के लिए 2011-12 से 22-23 जो है वो बेस ईयर जो है वो ले जाया जा सकता है या नहीं। इंपॉर्टेंट रहता है बेस ईयर की अगर हम बात करें तो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। क्या होती है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ज्योति मैम? पता नहीं सर। पारुल मैम? यस सर। रियल तो नॉमिनल जीडीपी होती है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है कंट्री में इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नॉमिनल? यस सर। ठीक है, मतलब जीडीपी की डेफिनेशन क्लियर है, लेकिन नॉमिनल की बताओ ना। नॉमिनल ही है शायद ये कि जो देखो जब हम टोटल बात वैल्यू होती है गुड्स। जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए उसको करंट ईयर पर लेकर जाते हैं। हाँ सर, यूजिंग करंट प्राइसेस। करंट ईयर प्राइस पर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी को। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की तो हम ले जाते हैं बेस ईयर। तो जब भी बात की जाती है रियल जीडीपी की या बेस ईयर की, तो बेस ईयर का मतलब क्या हो गया कि जब रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक जो है वो पैरामीटर होता है कि इस वर्ष हमारी ग्रोथ सबसे अच्छी थी और इसको हम बेस ईयर मान सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2022-23 को अब रख सकते हैं। अभी क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 2022-23 जो है वो बेस ईयर होगा, तो इसके तीन मेन कारण है, 3 या 4 मेन कारण है। सबसे पहला है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी काफी हुए हैं। आफ्टर कोविड-19 हमने आत्मनिर्भर भारत के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड है कि 2011-12 जो है वो एक तरह से आउटडेटेड है अभी करंट इकोनॉमिक रियलिटीज के साथ, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रही है। हम देख रहे हैं कि इंडियन करेंसी भी जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज़ की जा रही है, ठीक है, लोकल करेंसी की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 2011-12 जो है वो एक तरह से आउटडेटेड है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है कि बैलेंसिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो भी मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो अभी हमें और करंट बेस्ड हो गया तो हमें भी अपने बेस ईयर को जो है वो चेंज करना जरूरी है। प्लस साथ में हमारे जो ग्रोथ रेट है उसको रिवाइज करना, एक प्रॉपर एस्टिमेट चाहिए होते हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो है वो यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि 2022-23 को जो है वो बेस ईयर बनाया जाए। सरकार उसके ऊपर जो है वो विचार कर रही है। इसके रिगार्डिंग हमें एडिटोरियल्स में भी बहुत कुछ जो है वो पढ़ने को मिलेगा जैसे जैसे न्यूज़ में ये चलता रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अभी न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्यों? क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी करंट जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने बेटे को जो है वो पार्डन किया, यानी कि माफ़ किया, उनकी जो सज़ा थी उसको माफ़ कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंस बिटवीन इंडियन जो प्रेसिडेंट है उनके पास जो पार्डनिंग पावर है और जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके पास। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया में जो वो आर्टिकल 72 है जहाँ पर जो वो पार्डनिंग पावर को मेंशन कर रखा है,
और यूएस में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 2 और इसका सेक्शन 2 जो है वो आपका पार्डनिंग पावर से लिंक करता है। स्कोप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो पार्डनिंग पावर है इंडियन प्रेसिडेंट की, वो एक्सटेंड करती है यूनियन लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों पर जो है वो पार्डनिंग पावर अप्लाई होती है। लेकिन यूएस में अगर हम बात करें तो फेडरल क्राइम्स जो होते हैं, यानी कि फेडरल यानी कि सेंटर लेवल पर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, या सेंटर के जो कोऑर्डिनेशन रीजन में या सेंटर की जो लाइक एक पावर होती है उसके अंडर जो क्राइम्स हो रहे हैं, उन्हीं पर जो है वो आपका जो है वो प्रेसिडेंट वाली पार्डन जो है वो पावर यहाँ पर लगेगी, स्टेट के लिए अलग होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो है वो सुप्रीम जो है वो पार्डनिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रहती है। हालांकि गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, लेकिन जो मतलब मानी जाती है जिसके पास ज़्यादा पावर होती है दैट इज प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर मार्शल लॉ के रिगार्डिंग भी पावर होती है, प्लस साथ में जो डेथ पेनल्टी की पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भारत में, वो पावर जो है वो डिस्क्रेशन पर नहीं होती, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। लेकिन यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होता है, उसके पास डिस्क्रेशनरी पावर होती है और वो अपनी मर्जी से पार्डन कर सकता है। देन उसके बाद इंडियन प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, ये स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। अब यहां पर क्या है, प्रोसेस को एग्जामिन कर सकता है, डिसीजन को नहीं। अब प्रोसेस में क्यों हमने कहा, क्योंकि एडवाइस, प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर रहे हैं, तो इसको जो है वो आपका जो है वो क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू में देखा जा सकता है, लेकिन डिसीजन को नहीं। लेकिन यूएस में क्या है, फुल स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो पार्डनिंग पावर के रिगार्डिंग जो है वो रहता है, भारत में लिमिटेड है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये चाइना ने जो है वो इसको 2013 में लॉन्च किया था, तो 2023 में जो है वो सबसे पहले तो याद रखना कि इसको 10 साल हो गए। सेकंड उसके बाद ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आपका नेपाल ने जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो ज्वाइन किया है। ऑलरेडी दो हमारे नेबर हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा श्रीलंका, इन दोनों ने ऑलरेडी जो है वो ज्वाइन करके रखा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। अब जो है वो नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो नेपाल का चाइना की तरफ जाना हमारे लिए कंसर्न है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल के लिए मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ कि नेपाल को पूरा पढ़ना है। नेपाल के भारत के साथ किस तरह के रिलेशंस है, क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा और हम इसको कवर करेंगे, और आप भी कल इसको पूरा पढ़ के आना। और ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो 2013 में जब चाइना ने शुरू किया, तो जो एंशियंट ट्रेड रूट थे जिसके थ्रू जो है वो आपका एशिया, अफ्रीका और यूरोप ये तीनों कनेक्टेड थे, याद रखना है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप ये तीनों जो है, ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप ये तीनों जो कनेक्टेड थे, तो उनको जो है वो चाइना कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि रिवाइव किया जाए, ये टारगेट है चाइना का। और इसमें जो है मेनली अगर हम बात करें तो दो रूट्स इंक्लूड हो रहे हैं, एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और सेकंड आता है मैरीटाइम सिल्क रूट। तो दोनों जो है वो लैंड और सी दोनों के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया जाएगा एशिया, यूरोप और अफ्रीका को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है चाइना का इनिशिएटिव। इसको हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं कि क्या इंडिया को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे अपने पॉइंट्स बताओ, इंडिया को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए सर, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चाइना ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपना फायदा, अपने ट्रेड और कॉमर्स जो भी है उनका फायदा देख रहे, सारी कनेक्टिविटी। ठीक है, कोई और पॉइंट? हाँ जी। सर विद सम रिस्ट्रिक्शंस इंडिया मतलब अलाउ कर सकता है, मतलब अपना कुछ इसमें वो फेवर देख के। पारुल मैम आप बताओ, भारत को ज्वाइन करना चाहिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को या नहीं? ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, ठीक है। आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत को अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आर्गुमेंट बताने हैं, और अगर भारत को नहीं ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आर्गुमेंट बताने हैं। फॉर और अगेंस्ट दोनों आपको यहां पर बताने हैं।
आर्गुमेंट राइटिंग के फॉर्म में हम इसको कवर करते हैं। क्या भारत को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहिए? आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट दोनों। कल के लिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया इंडिया नेपाल, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है प्रोबा थर्ड, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है और ये मिशन जो है वो भारत ने लॉन्च किया है। और PSLV C-59 जो है वो रॉकेट है। और अगर हम बात करें फ्लाइट की तो ये भारत की जो ये फ्लाइट थी ये थी C-61, PSLV की है 61st जो है वो फ्लाइट है, लेकिन जो रॉकेट की अगर हम बात करें वो C-59 यहाँ पर जो है वो लेके। इसमें 59 इसलिए कहा गया है क्योंकि दो जो मिशन हमारे वो अनसक्सेसफुल रहे थे। जो ये प्रोबा थर्ड है इसका जो मेन टारगेट है वो सन की जो कोरोना है उसको स्टडी, यानी कि जो सन का आउटर जो सरफेस आउटर जो लेयर है उसको स्टडी करने के लिए जो वो ये जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए मिशन जो है वो जा रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हमारे लिए यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट हिडन फैक्ट आता है, वो ये कि भाई इंडिया जो है वो फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, तो इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रह सकता है? तो सबसे पहला यहाँ पर रह सकता है कि जो हमारा शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में वो इंक्रीज होगा। करंटली अगर हम बात करें तो 2 से 3% है और ये इंक्रीज होगा अगर हम जो है वो इसी तरह से फॉरेन सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च करेंगे। प्लस सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है रेवेन्यू जनरेशन का, और एज ऑफ 2022 यानी कि 2022 तक $279 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ है फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की वजह से। तो हम बता सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक रेवेन्यू का ऑप्शन रहेगा। साथ में यहाँ से प्रमोट हो रहा है कि भारत का जो सॉफ्ट पावर जो नेचर है वो भी जो है वो प्रमोट हो रहा है कि हम किसी को मना नहीं करते हैं, ठीक है भाई हम तुम्हारी सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, तुम थोड़े कम पैसे दे देना। इन शॉर्ट हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर यही सैटेलाइट US लॉन्च करता तो वो कितने ज़्यादा पैसे मांगता, लेकिन अगर भारत के पास, भारत बोलता है कि हम कम पैसों में काम चला लेंगे, हमारे पास ऐसा हो जाएगा, तो दैट मीन्स इससे हमारा सॉफ्ट पावर जो नेचर है वो भी प्रमोट हो रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी यहाँ से जो है वो फैसिलिटेट हो रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहता है और ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो बेनिफिट या सिग्निफिकेंस रह सकता है। तो इस तरह से हम जो है वो बता सकते हैं। प्लस स्पेस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हम बता सकते हैं और स्पेस डिप्लोमेसी को भी हम बता सकते हैं कि भारत भी जो है वो स्पेस डिप्लोमेसी को जो है वो फॉलो कर रहा है और इसमें अच्छे जो है वो इनिशिएटिव्स ले रहा है। प्लस ये जो आपका प्रोबा थर्ड है, ये PSLV C-59 ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पूरा का पूरा कमर्शियली मैनेज किया था जो इसरो की ISRO सॉरी नॉट इसरो, ISRO की जो इंपॉर्टेंट एक विंग है, एक आर्म है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि पूरे के पूरे कमर्शियल मिशंस को देख रही है, तो वो जो है वो यहाँ पर असिस्ट करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको जो है वो UNCND भी कहा गया है। इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1946 में बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टू असिस्ट इन सुपरवाइजिंग द इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज, कि जो भी ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज है इंटरनेशनल उनको सुपरवाइज करने के लिए ये जो है वो आपका बनाई गई थी और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 53 मेंबर्स है और भारत को जो है वो इसका चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है और 68th सेशन हुआ था इसका, जिसमें भारत जो है वो पहली बार इसका चेयरमैन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन स्टार टॉर्टोइज, ये रिसेंटली न्यूज़ में है। ये चैलेंजेस जो कछुआ अगर हम बात करें तो ये चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहा है, एक तो हैबिटेट लॉस का चैलेंज इसके पास आ रहा है, सेकंड इलीगल माइनिंग का चैलेंज इसके पास आ रहा है, थर्ड जो चैलेंज आ रहा है वो होता है जेनेटिक डिसरप्शन। और IUCN कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है, वल्नरेबल कैटेगरी में जो है इसको इंक्लूड किया गया है। IUCN कब बन रखा है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताओ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और कौन से ईयर में बनाई है? 1945 में। थोड़ा सही है मैम, थोड़ा गलत। कोई और बताएगा? है 1948 में ये बन रखा है। इट एस्टेब्लिश्ड इन 1948। ये ओल्डेस्ट एनवायरमेंट रिगार्डिंग एजेंसी है। इसके बाद साइट्स की अगर हम बात करें तो साइट्स का जो स्टेटस है रिगार्डिंग दिस स्टार टॉर्टोइज तो वो अपेंडिक्स 1 में आता है। ये फैक्ट है, याद करना ही पड़ेगा। साइट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना।
अब यहाँ पर साइट्स का ना सबसे पहले एक रेजोल्यूशन आया था 1963 में, कहा गया था कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो हम जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, इनके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो 1963 में ये कहा गया था। देन उसके बाद 1973 में ये जो साइट्स है ये साइन होने के लिए आ गया, यानी कि साइन होना शुरू हो गया, सब कंट्रीज मेंबर्स यहाँ पे जुड़ने लगे और फाइनली ये जो साइट्स है केम इनटू फोर्स होते हैं, यानी कि लीगली इंप्लीमेंट हो जाते हैं 1975 में। तो 1975 में उन्होंने काम करना शुरू किया और सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो ये यूएनईपी के साथ शेयर करते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो बनाया गया है 1972 में। और हेडक्वार्टर अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉपर या सेक्रेटरीट, तो वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो याद रखना है यूएनईपी का भी जो सेक्रेटरीट है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1972 में ये बन रखी है। और इंडिया ने होस्ट करा था जो आपका ये अगर हम बात करें साइट्स का समिट, आपका जो COP 3 हुआ था 1981 में, उसको भारत ने होस्ट किया था। तो ये हम लर्न कर सकते हैं, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिगार्डिंग प्रीलिम्स। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर को जो है वो ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किया जाता है। और कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? 1950 से। पहली बार 1950 में किया गया था। 2024 की थीम की अगर हम बात करें तो वह आर राइट्स आर फ्यूचर राइट नाउ। तो ये थीम है आर राइट्स आर फ्यूचर राइट नाउ। और ये डेज जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है मेनली, इस दिन जो है वो यूनिवर्सल जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एक तरह से अडॉप्ट किया था, यानी कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट किया गया था और या फिर एक्सेप्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड, कि जो वर्ल्ड वाइड जो है वो ह्यूमन राइट्स होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए थे ह्यूमन राइट्स, तो उस दिन से ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। और 1950 से दिन मनाना शुरू हुआ था। सेकेंड, उसके बाद याद रखना है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो बन रखी है वो बन रखी है 2006 में, जिसका जो मेन काम है, सबसे पहला जो मेन काम है वो है प्रमोट करना है ह्यूमन राइट्स को। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर 47 मेंबर्स है और भारत जो है वो मेंबर है, याद रखना है कि भारत इसका मेंबर है। उसके बाद थर्ड जो यहाँ पर पॉइंट हमें याद रखना है वो ये कि सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, तो वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे पहले हमने सेक्रेटरीट की बात करी थी यूएनईपी के, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका सेक्रेटरीट भी जो है वो जेनेवा में है। देन उसके बाद भारत में अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट्स जिनके अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 है वो भी लिंक करते हैं ह्यूमन राइट्स के साथ। अभी प्रेम्बल में अगर हम बात करें तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के साथ जो वो लिंक करते हैं। जैसे कि जस्टिस की अगर हम बात करें सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन, तो ये भी लिंक करते हैं। इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये भी रहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी जो है वो ह्यूमन राइट से लिंक करता है। देन उसके बाद ये लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसको आप लर्न कर सकते हैं, जो कि आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो आए थे। तो आप इसको बता सकते हैं, लाइक प्रिवेसी हो गया या इक्वालिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया, तो ये बेसिक है, यहां से आप इसको लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था 1993 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्ट के थ्रू बन रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जिसके अंडर जो है वो आपका ये कमीशन बना। और ये कमीशन का ईयर ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद आर्म फोर्स फ्लैग डे जो है वो सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है 7 दिसंबर को। मेन टारगेट यहाँ पर है कि जितने भी सेक्रीफाइसेस हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स है या हमारे जो सोल्जर्स है उन्होंने किए हैं, उनके ब्रेवरी को जो है वो ट्रिब्यूट पे करने के लिए या उन्हें ऑनर देने के लिए जो ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के अंडर। तो आपको याद रखना है कि कब बनाई गई है, 1978। और हमने बात भी की है कोस्टल इरोजन के रिगार्डिंग, कि जब भी हम बात करते हैं कोस्टल इरोजन की तो उसमें हम जो है वो देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल स्पेशली इलीगल माइनिंग को एड्रेस करने के लिए, जो इलीगल एक्टिविटीज है उसको एड्रेस करने के लिए कोस्टल गार्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका जो मेन टारगेट है इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो सबसे पहला तो जो आपका फिशरमैन हुए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, रेस्क्यू ऑपरेशन से चलाते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, और जो मैरीटाइम लॉज है उनके एनफोर्समेंट में काफी हेल्प करते हैं। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में है और इसको चेयर करते हैं डायरेक्टर जनरल, यानी कि हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज क्वाड,
क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। देखो इस तरह से हम एक ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ के साथ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे, ये तो हो गया ओल्ड क्वाड। न्यू क्वाड में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक ग्रुप आता है ना I2U2, उसमें कौन कौन है? जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला याद रखना है इंडिया, इजराइल, UAE और USA। तो ये 4 मेंबर्स है इसमें, अभी इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। देन उसके बाद अगर हम बात करें क्वाड के रिगार्डिंग, तो जो पॉइंट्स हमारे को याद रखने हैं, तो ये तो एक जो है वो स्ट्रेटेजिक फोरम है जो मेनली फोकस अगर हम बात करें इसका, तो रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉपरेशन की तरफ है। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एम की अगर हम बात करें क्वाड का, तो इसमें यहाँ पर स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी स्पेशली मैरीटाइम, और काउंटर चाइनाज असर्टिवनेस, कि चाइना जिस तरह से एग्रेसिव हो रहा है इंडियन ओशन रीजन में, तो उसको काउंटर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके रिगार्डिंग क्वाड ग्रुप जो है वो इनिशिएटिव जो है वो प्रमोट करते हैं। साथ में ये इनका जो मेन टारगेट रहता है वो रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अभी ओरिजिन की अगर हम बात करें कि किस तरह से जो है वो क्वाड ग्रुप बना, तो सबसे पहले यहाँ पर एक सुनामी आती है जो कि इंडियन ओशन में 2004 में आ रखी है, जिसमें जो है वो आपका कंट्रीज लाइक इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मिलकर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन जो है वो एड प्रोवाइड करते हैं। इस एड की वजह से कहीं ना कहीं आइडिया आता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सकता है। और फाइनली क्या होता है, 2007 में जो जापान के फॉर्मर PM थे शिंजो आबे, वो जो है वो फाइनली जो है वो क्वाड को जो है वो ऑफिशियल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, यानी कि फॉर्मली जो है वो एस्टेब्लिश किया गया क्वाड ग्रुप को 2007 में बाय शिंजो आबे। देन उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्मल समिट की, तो वो हो रखा है 2021 में। यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो आपका क्वाड ग्रुप है उसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, बन रखा है, या फॉर्मल जो समिट है वो 1921 में, सॉरी आपका 2021 में हुआ, 2021 में हुआ, लेकिन इनका जो है वो कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है जैसा नाटो का है। और नाटो में जो है वो 32 मेंबर्स है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना साथ के साथ में। लेकिन इनका जो काम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर नाटो की तरह ही है, यानी कि काम नाटो की तरह करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो पूरा नाटो की तरह नहीं है। सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या रहेगा क्वाड का, तो इसमें सबसे पहला जो हमें याद रखना है कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, प्लस साथ में रीजनल पीस और जो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए क्वाड मेंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपस में डायलॉग्स भी शेयर करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डेवलपमेंट अप्रोच भी जो है वो क्वाड मेंबर्स प्रमोट कर रहे हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा भारत के लिए भी, वेस्ट और ईस्ट दोनों में बैलेंस बनाने के लिए। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, कल भी हम जो है वो करंट अफेयर की क्लास करेंगे।